तो आइए दोस्तों, हम अब तीसरे पार्ट के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से और बेहतर काम करती है हमारे लिए, और उसमें से क्या-क्या चीज़ें हमें जाननी भी चाहिए, ताकि हमारी जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो बैंकिंग का किस तरीके से हम यूसेज कर सकते हैं, ये हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इस वीडियो में जानेंगे। और जो तीसरे पार्ट में हम जानने वाले हैं, वो 10 नई चीज़ें जानने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो पहले 2 पार्ट जो मैंने बनाए हैं उसको देखिए, ध्यान से देखिए, और फिर इस वीडियो में आप जुड़ सकते हैं। और इसको भी आप अंत में देखने के बाद भी पहले 2 पार्ट देख सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे आपका लाइक बटन मेरे लिए बहुत ही मायनेफुल लगता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके साथ में मेरा माइंड मैप शेयर करने वाला हूं। तो माइंड मैप में हम देखेंगे कि तीसरा जो पार्ट है वो क्या है। तो तीसरे पार्ट के साथ हमें और नई 10 चीजें जाननी है। तो क्या है वो नई 10 चीजें? तो वो है जो ईमेल्स है, उसके एसएमएस है, फ़ोन कॉल्स है, तो ये सारी चीज़ें हमें टाइम पे मिल रही है क्या बैंक के साइड से? उसके अपडेट्स जो हैं हर वक्त हमारे एसएमएस के साथ आ रहे हैं क्या? बैंक में कुछ नई चीज़ें हो रही है या फिर कुछ नई चीज़ें आई है, बैंक के स्टेटमेंट्स हो गए या फिर कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है आपके बैंक में, तो इसकी सारी चीज़ें आपको नोटिफाई हो रही है क्या? और आपने अगर ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो उसके लिए भी आपको वेरीफाई के लिए कॉल आता है क्या? कि अगर बड़ी अमाउंट ट्रांजैक्शन हुई है तो ये आपने की है, इस तरीके से कुछ कॉल आते हैं क्या? तो ये भी जानना ज़रूरी है सिस्टम के साथ। उसके बाद जो है वो फोर्ज नोट्स है, उसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है कि इसके साथ जो भी नोट्स आते हैं, ईमेल्स आए या फिर कुछ नोट्स आए, तो ये भी आपको टाइम पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये भी देखना आपको ज़रूरी है। या फिर आपको ये भी देखना है कि जो बैंक के साथ कुछ पॉन्जी स्कीम्स होती है कि अगर ये अकाउंट ओपन करोगे तो ये फ्री में मिलेगा, इस अकाउंट के साथ ये मिलने वाला है, इस अकाउंट के साथ वो मिलने वाला है, ऐसे बहुत सारी स्कीम भी आपके साथ वो सेल कर सकते हैं। तो कुछ पॉन्जी स्कीम्स भी वो सेल आउट कर रहे हैं क्या? तो ये भी देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो जाता है कि पॉन्जी स्कीम की वजह से हम कहीं पे भी हमारा अकाउंट ओपन कर देते हैं कि जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है। तो ये देखना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें आपको क्या देखना ज़रूरी है कि कॉमन सेंस के साथ हमें देखना है और क्लोजली देखना है, और कुछ प्रूफ भी देखने हैं कि बैंकिंग के साथ क्या क्या वो दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये भी प्रूफ आपको देखना जरूर है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछिए आप उनको कि आप इसके साथ क्या क्या दे रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले कि पॉन्जी स्कीम में हमारा पैसा नहीं जाए, वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये देखिए जब भी आप अकाउंट के साथ है। उसके बाद आ जाता है बोरोइंग मनी कितना है। तो बोरोइंग मनी के साथ आपको ये देखना है कि उनके लोन्स कितने उनके पास है, उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव कितना हो रहा है, क्योंकि आप उनसे पैसा ले रहे हैं तो एक लोन के तरीके से ही लोगे, और वो अगर उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपको उसका मीन्स जो भी फायदा है वो नहीं उठा पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा चला जाएगा। फ्लेक्सिबल है क्या, कि बीच में ही मैं पैसा दे सकता हूँ क्या, बाय किया है मुझे अभी नहीं नीड है तो मैं क्लोज कर सकता हूँ क्या, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये भी देखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रिटेनिंग अर्निंग जो भी है वो भी आपको इसके साथ देखना जरूरी है। अगर मैं रिटेन करता हूँ उसको तो उसमें अर्निंग क्या होता है कि नहीं होता है, ये भी देखना जरूरी है। उसी के साथ आपको ये भी देखना है कि ये मैं अगर ले रहा हूँ तो इसको टैक्स इफेक्टिव बेनिफिट्स भी हमें कुछ मिल सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें आपको बोरोइंग मनी के साथ देखनी बहुत ही जरूरी है। तो जैसे ही आप देखोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपके जो भी बर्डन्स है वो भी लो होने चालू हो जाएंगे। तो अभी आगे हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक लोन्स कौन कौन से हैं। तो उसमें टाइप्स में हमें ये भी देखने को आ जाएगा कि जब हम होम परचेस लोन ले सकते हैं, जब हमें घर बाय करना है या फिर लैंड परचेस कर रहे हैं उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, होम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, होम एक्सटेंशन लोन्स रहते हैं उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, होम रिन्यूएशन जिस तरीके से कुछ कलरिंग करना है, कुछ नई चीज़ एक आपको ऐड करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें ले सकते हो। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी लोन्स है वो भी आप ले सकते हो, एनआरआई होम लोन है वो भी आप ले सकते हो। उसके साथ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है कि जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। पर्सनल लोन में क्या क्या हो सकता है वो भी आपको देखना ज़रूरी है। बिजनेस लोन्स है, एजुकेशन लोन्स है, उसके बाद गोल्ड लोन्स है, उसके बाद कार लोन है, 2 व्हीलर लोन है, उसके बाद लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज जो भी आपके पास जो भी सिक्योरिटी हो सकती है, इंश्योरेंस पेपर हो सकते हैं, एलआईसी हो सकती है, इक्विटी हो सकती है, जो भी आपके पास
एज अ सिक्योरिटी है, उसको आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो, ताकि आपके जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, तब जाके आपको पता चलेगा कि लोन्स टाइप ऑफ बैंक्स के जो लोन्स हैं वो क्या-क्या है। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है क्रेडिट्स। तो क्रेडिट कार्ड मोस्ट ऑफ लोग यूज़ करते हैं या फिर बहुत बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते हैं। मगर उसका यूज़ क्या है और उसको किस तरीके से जानना है, ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे उसकी लिमिट क्या है, उसकी अमाउंट ड्यू कब होती है, कब उसका पेमेंट करना है, फॉर एनी ड्यू फॉर है क्या लास्ट मंथ का, तो ये भी देखना ज़रूरी है ताकि आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और फ़ायदा हो। तो हाउ टू यूज़ अ क्रेडिट कार्ड, तो इसमें अगर आप ज़्यादा जाके देखोगे तो उसमें आपको देखना है कि आपके जो भी क्रेडिट स्कोर है वो किस तरीके से ग्रो होते हैं। और जब आपका क्रेडिट स्कोर जब ग्रो हो जाता है, मीन्स क्रेडिट स्कोर जो है इसको जब नंबर के तौर पे रहता है, लगभग 1000 के पास हो जाता है, तो आपको वो मेंटेन करना और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ ज़्यादा कर सकते हो, ताकि आप जब लोन लेने जाओगे तो आपको लोन ईज़ी वे से मिल जाए विदाउट एनी क्वेश्चंस। तो आपको ये भी देखना ज़्यादा ज़रूरी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ गुड स्कोर जो है, इसका आपको फ़ायदा तब होगा जब आप होम लोन बाय कर रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो, तो वहाँ पे आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट भी कम ज़्यादा होते हैं। तो ये भी देखना ज़रूरत है। और जब भी वो लोन सैंक्शन करते हैं तो वो वही देखते हैं कि आपका सिबिल कोड कैसा है, तो ये आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डेप्ट, ज़्यादा जब आप डेप्ट ले लेते हो तो उससे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो आपको देखना ये भी ज़रूरी है कि ये कब होता है, जब हम इररिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंडिंग करते हैं कि ज़रूरत नहीं है फिर भी हम ले रहे हैं। जैसे एक घर है फिर भी दूसरा घर ले रहे हैं, एक कार है दूसरी कार ले रहे हैं, फिर भी मोबाइल है फिर भी मोबाइल ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पेंडिंग की हैबिट्स बन जाती है और हम विदाउट एनी सोचे बिना ही हम उसको बाय करते हैं। तो ये भी एक ज़बरदस्त जो चीज़ें हैं जो आपके डेब्ट को बढ़ाएगी। रॉन्ग हैबिट्स हो जाती है कि जैसे घर में खाना बनाए फिर भी हम बाहर से खाना मंगाएंगे क्योंकि मुझे पसंद नहीं, या फिर मोबाइल लिया है फिर भी दूसरे साल और एक मोबाइल लेंगे, कार लिए और दिखाने के लिए कार लेनी है। तो ऐसे बहुत सारी रॉन्ग हैबिट्स होती हैं और उसकी वजह से हो जाता है। और सेविंग के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, एक्सपेंस पे ज़्यादा हो जाता है। कुछ मेडिकल इमरजेंसीज भी आ सकती है, जैसे कि घर में कोई बीमार गिर गया तो आपको पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है या फिर आपके पास बैंक में कुछ पैसे नहीं है, तो आपको उस टाइम पे डेप लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर लॉस ऑफ इनकम, जैसे मेरा जॉब लॉस हो गया या फिर मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके डेप को ज़्यादा बढ़ाती है और आपको ज़्यादा डेप की तरफ लेके जाती है। तो आपको इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या करनी है कि जैसे ये एक्सेस जो डेट हो ना हो, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो क्या करना है कि लिविंग विद इन योर मीन, जो आपको ज़रूरी चीज़ें हैं उसी को ही आप लेना बेहतर समझे, ताकि आपके लाइफ में डेप ज़्यादा ना बढ़े। पेइंग ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है वो ज़्यादा डेप क्रिएट करता है और ईयर ऑन ईयर वो ज़्यादा बढ़ते जाता है, उसके ऊपर कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्डिंग अ इमरजेंसी सेविंग फंड्स, जैसे कुछ इमरजेंसी आ सकती है या अगले 6 महीने के लिए मुझे सफिशिएंट फंड हो, इस तरीके से आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग इन इंश्योरेंस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड, ऐसे कहा जाता है। तो क्या है ये इंश्योरेंस? उसमें मेडिकल इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है, ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये आपके लाइफ के रिलेटेड है। जब भी आप बीमार गिर जाते हो तो आपको यही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आपको फायदा करके देगी, क्योंकि ये सिर्फ आपको प्रोटेक्ट नहीं करती है, आपके फाइनेंस को, आपके फैमिली को और आपके फ्यूचर को सिक्योर करती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है मगर ये लॉन्ग टर्म में आपको सबसे ज्यादा फायदा करके देती है और आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो आता है इन्वेस्टमेंट का उसको ब्रेक नहीं करती है। तो ये ध्यान में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है जो आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद अवॉइडिंग फर्दर एक्यूमुलेशन, कि कुछ भी ऐसी चीजें रहती है कि जैसे मल्टीपल कार लेना है, मल्टीपल बंगला लेना है, तो ये आपको अवॉइड करना जरूरी है। इसी के साथ टेकिंग अ स्टॉक ऑफ सिचुएशंस, जैसे कुछ जैसे पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने सब इकट्ठा करके रख दिया कि जैसे पूरा वर्ल्ड बंद होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि आपको उसको भी सिस्टमेटिक वे से करना है, वहां पे पैसा ज्यादा खर्चा नहीं करना है। वर्कआउट्स ऑन अ पेमेंट प्लान, जो भी आपके पेमेंट्स है उसको सही तरीके से टाइमली पे करें ताकि आपको उसका डेप ज्यादा क्रिएट ना हो। तो ये जो सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है और आई होप
आपने ये सारे पॉइंट्स लिख के रखे रहेंगे, इसमें से जो भी आपको पॉइंट्स वैल्यू एडेड लगा रहेगा, आप कमेंट में ज़रूर डालें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज़ वेल, ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं लास्ट जो 10 पॉइंट्स है, जो चौथे पार्ट के साथ मैंने जोड़ी है, वो आपके साथ शेयर करने वाला। तब तक स्टे सेफ।